आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए दिल्ली से शुरुआत करेंगे। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में 3 मंचलों की भीड़ ने जमकर मरम्मत की। ये तीनों नाइजीरियन हैं और मेट्रो ट्रेन के अंदर इन तीनों पर लड़कियों से छेड़खानी का आरोप था। लोगों ने पहले इन तीनों नाइजीरियन को मेट्रो के अंदर पीटा और फिर मेट्रो स्टेशन पर भी खदेड़कर पिटाई की। जान बचाने के लिए ये आरोपी पुलिस बूथ के ऊपर चढ़ गए। नाइजीरियन युवकों को पकड़कर पुलिस वाले मेट्रो स्टेशन में बनी पुलिस बूथ पर लेकर आए थे, लेकिन भीड़ ने पुलिस बूथ के अंदर भी इन्हें धुन डाला। मनचले नाइजीरियन युवकों की पिटाई की यह घटना 28 सितंबर की है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे भीड़ में मौजूद हर शख्स इन तीनों पर हाथ साफ कर रहा है। वहीं कानपुर के माल रोड इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सरकारी बैंक के जनरेटर में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा जनरेटर धू धू कर जलने लगा। आग लगते ही बैंक में मौजूद लोग बाहर निकल आए। बैंक कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने पहले आग पर खुद काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन आग फैलते देख दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आग अगर बैंक के भीतर फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने से बैंक में घंटों कामकाज बंद रहा। यूपी के गोरखपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 40 लोग जख्मी हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। रात करीब 12 बजे गोरखपुर के पास यह हादसा हुआ। दोनों ही ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। लखनऊ से बरौनी जा रही बरौनी एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस के इंजन में जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी। गोरखपुर के नंद नगरी इलाके में यह हादसा हुआ। लखनऊ से आ रही बरौनी एक्सप्रेस रेलवे फाटक पार कर रही थी, तभी बगल की पटरी से गुजर रही कृषक एक्सप्रेस का इंजन बरौनी एक्सप्रेस की बोगियों से जा टकराया। हादसा कितना खतरनाक था इसका अंदाजा बोगियों को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके परखच्चे उड़ गए। सबसे ज्यादा नुकसान बरौनी एक्सप्रेस को हुआ, जिसकी 3 बोगियों की धज्जियां उड़ गई। दोनों ट्रेनों की टक्कर होते बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस की 3 स्लीपर बोगियां S7, S8 और S9 पलट गईं। साथ ही कई बोगियों को काफी नुकसान भी पहुंचा। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। पटरियों पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। रेलवे ट्रैक पर यहां वहां बिखरे जूते चप्पल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफरा तफरी कैसी मची होगी। यात्री ट्रेन में सो रहे थे, तभी जोरदार आवाज के साथ भिड़ंत हो गई। कई यात्री बोगी में ही फंसे रह गए। राहत बचा हुए थे। रेलवे ट्रैक पर यहां वहां बिखरे जूते चप्पल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफरा तफरी कैसी मची होगी। यात्री ट्रेन में सो रहे थे, तभी जोरदार आवाज के साथ भिड़ंत हो गई। कई यात्री बोगी में ही फंसे रह गए। राहत बचाव की टीम ने गैस कटर से बोगियों को काटकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। हादसे में घायल हुए लोगों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल ले जाया गया। इनमें कुछ यात्रियों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। गोरखपुर ट्रेन हादसे के लिए शुरुआती तौर पर कृषक एक्सप्रेस के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया गया और रेलवे ने दोनों ही ड्राइवर्स को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया। गोरखपुर में हुए हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए। रेल मंत्री ने कहा कि हादसे की जांच उच्च स्तरीय टीम करेगी, जिसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायल को 1 लाख और मामूली रूप से जख्मी को 20,000 दिए जाएंगे। हादसे को लेकर यूपी सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की है। यूपी के बरेली में सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर खेत में जा गिरा था। फिलहाल इस हादसे पर सेना की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस और सेना की टीम पहुंच गई है और इस घटना की जांच की जा रही है। एशियन गेम्स में 7 गोल्ड मेडल के साथ भारत 11वें नंबर पर है। भारत की झोली में 7 गोल्ड के अलावा 9 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज समेत 49 मेडल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों से जो वायदा किया था उसे वतन वापसी से पहले पूरा कर दिया। गृह मंत्रालय ने पीआईओ कार्ड धारकों के आजीवन वीजा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों के सामने ऐलान किया था कि उन्हें भारत के लिए जो आजीवन वीजा मिलेगा। मोदी के इस ऐलान पर गृह मंत्रालय ने मोहर लगा दी है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि पीआईओ को पहले 15 साल के लिए ही वीजा मिलता था, लेकिन अब इन्हें आजीवन वीजा की घोषणा कर दी गई। साथ ही अब पीआईओ को पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी नहीं देनी होगी।
अपने 5 दिनों के अमेरिकी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए रवाना हो गए। वॉशिंगटन एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान से उन्होंने उड़ान भरी और देर रात वो दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी को विदाई देने के लिए वॉशिंगटन एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। भीड़ के बीच जाकर पीएम ने इन लोगों से हाथ भी मिलाया। वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर गुड बाय करने आए लोगों ने पीएम से गुजराती में केम छो भी पूछा। लोगों ने नवरात्र की बधाई दी और शुभ यात्रा भी कहा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा और अमेरिकी जनता और एनआरआई लोगों की आवभगत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मैं प्रेसिडेंट ओबामा को, अमेरिका की जनता को और विशेषकर अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों को उनकी गर्मजोशी तथा भव्य सत्कार के लिए धन्यवाद देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को परिवार समेत भारत आने का न्योता भी दिया। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा तथा उनके परिवार को भारत आने का निमंत्रण दिया है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को अमेरिका का साथ मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीएम नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में अमेरिका मदद करेगा। इस शिखर वार्ता में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी पर भी चर्चा हुई। अमेरिका ने इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापत्तनम को स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग देने की बात कही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को सफल बताया। उन्होंने कहा कि सब कुछ संतोषजनक रहा। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना साधा। उद्धव ने मोदी लहर पर सवाल उठाए और कहा कि अगर लहर है तो इतनी रैलियां करने की क्या जरूरत है। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 22 चुनावी सभाएं करने वाले हैं। इसे लेकर ही उद्धव ने निशाना साधा और पूछा कि अगर वाकई मोदी लहर होती तो फिर इतनी ज्यादा तादाद में रैलियां करने की जरूरत नहीं पड़ती। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन टूटने की वजह उन्हें समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में रहने को लेकर दूसरे सहयोगी दलों से बातचीत के बाद फैसला होगा। शिवसेना कोटे के मंत्री अनंत गीते ने कहा कि वो मोदी सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एनडीए की है और शिवसेना एनडीए से अलग नहीं हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एनसीपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है। कराड़ दक्षिण सीट से एनसीपी अब निर्दलीय प्रत्याशी विलास काका उंदालकर का समर्थन करेगी। पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एनसीपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी केंद्र सरकार का हिस्सेदार बनना चाहती है। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार के चलते ही बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अभी त्योहारों का समय है, ऐसे में चुनाव करवाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। इस मौके पर शकील अहमद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हरियाणा के कालका से बीजेपी उम्मीदवार लतिका शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लतिका पर अंबाला और दिल्ली में वोटर कार्ड होने का आरोप लगा है। नियमों के मुताबिक कोई भी 2 जगहों पर वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा सकता। कालका से निर्दलीय उम्मीदवार सुनील कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी लतिका शर्मा की शिकायत की है। चुनाव आयोग के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। अगर लतिका दोषी पाई गई तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा की जींद में कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री वीएस हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रैली में कहा कि बीते 9 सालों में कांग्रेस ने हरियाणा की बेहतरी के लिए ही काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से मंत्रियों का जुड़ना जारी है। अभियान में शरीक होते हुए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने झाड़ू लगाई। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू भी स्वच्छता अभियान में शरीक हुए और दिल्ली में उन्होंने झाड़ू लगाकर अभियान का साथ दिया। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद भी शिवसेना कोटे के मंत्री अनंत गीते पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में शरीक हुए। दिल्ली में उन्होंने हाथ में झाड़ू उठाकर सफाई की। अमेरिका से लौटते ही पीएम नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान का आगाज करेंगे। सबसे पहले वो राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो दिल्ली के वाल्मीकि सदन में झाड़ू लगाएंगे। मोदी के मंत्री भी अलग अलग शहरों में इस अभियान से जुड़ेंगे। लखनऊ में राजनाथ सिंह, पटना में रविशंकर प्रसाद, देवरिया में कलराज मिश्र तो दिल्ली में नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और सदानंद गौड़ा शामिल होंगे। इस अभियान में झांसी में उमा भारती, गुजरात के आणंद में स्मृति ईरानी, मुंबई में राधा मोहन सिंह जुड़ेंगे। वहीं बिहार के हाजीपुर में मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और वाराणसी में मनोज सिन्हा शामिल होंगे।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की अपील की। मोदी सरकार ने केजरीवाल को इस अभियान में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी थी। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बुजुर्गों ने डीसीपी दफ्तर में झाड़ू लगाई। पुलिस को सफाई के लिए जागरूक करने के लिए सारे बुजुर्ग मिलकर थाने में भी झाड़ू लगाएंगे। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार देशवासियों से साझा करेंगे। पीएम का ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। सितंबर में ही पीएम ने रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ने की बात कही थी और इसे लेकर सरकार की वेबसाइट माई गवर्नमेंट में एक अलग से फोरम भी बनाया गया है, जिसमें लोग पीएम के रेडियो कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा के अंबाला की चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष के साथ मंच पर पूर्व सांसद डीपी यादव भी दिखाई दिए। ऐसे में डीपी यादव के बीजेपी में शामिल होने के कयास लग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सुनवाई 3 नवंबर तक टल गई है। निचली अदालत से मिले समन को दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टल गई। बेंगलुरु हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच अब दशहरे बकरीद की छुट्टियों के बाद मंगलवार को सुनवाई करेगी। चेन्नई में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जेल जाने के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई की मांग की। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आधी रात को खिड़की एक्सटेंशन इलाके में अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में सोमनाथ भारती पर छेड़खानी और स्त्री की मर्यादा भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई सौ पेज की चार्जशीट में ऐसे सबूत हैं और दलीलें पेश की गई हैं जो सोमनाथ को मुश्किलें में डाल सकती हैं। हरिद्वार की खानपुर सीट से कांग्रेस के बाहुबली विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुंवर प्रणव सिंह की गुंडई सामने आई है। वो एक अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते नजर आए। इतने सारे चेक कर दूंगा, पोस्टमार्टम में डॉक्टर के अंदर छक जाएगा तेरी बॉडी के अंदर। मेरे क्षेत्र के लड़कों ने आंसू रोए तो तेरे को खून के आंसू रुला दूंगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम और मेघालय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इन दोनों राज्यों में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। बाढ़ के चलते यहां अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम और मेघालय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इन दोनों राज्यों में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। बाढ़ के चलते यहां अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 5 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से 5 जिलों में ही बाढ़ के चलते 39 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मेघालय में बाढ़ के चलते 46 लोगों की मौत हुई है। राज्य के तुरा और गारो हिल्स क्षेत्र में 7 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। कई रिहायशी इलाके अभी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं।